नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रज्ञा सिंह और स्वागत है आपका बिहार थिएटर के इस बेहद ही खास एपिसोड में। आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसे विभूति से जिन्होंने निर्देशन और अभिनय के जरिए इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। ओम कपूर, एक ऐसा नाम जो 1976 से थिएटर की दुनिया में सक्रिय है। उनकी कला, उनकी सोच और उनके योगदान ने न ही केवल थिएटर की दुनिया को समृद्ध किया, बल्कि नई पीढ़ी के लिए एक मिसाल भी बना। बिहार के छपरा जिले के बेनिया बड़का गांव निवासी ओम कपूर 1965 में अपने पिता के साथ पटना आ गए, जहां उन्हें रंगमंच की दुनिया से जुड़ने का मौका मिला। बिहार आर्ट थिएटर के संस्थापक स्वर्गीय अनिल कुमार मुखर्जी से प्रेरणा लेकर 1976 में रंगमंच में कदम रखा। ओम जी ने रंगमंच पर कई नाटकों में अभिनय किया, जिनमें कटे हुए लोग, अभागिन बनले सुहागिन और घरवाली जैसे कई नाम हैं। ओम कपूर जी के द्वारा निर्देशित और अभिनीत नाटकों में आधी रात का सवेरा, लोहा सिंह, अंधों का हाथी जैसे नाटक शामिल हैं, जिनका समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। इनका जीवन हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और संघर्ष का प्रतीक रहा है। नमस्कार ओम कपूर जी। जी, आपका भी नमस्कार प्रज्ञा जी। स्वागत है आपका बिहार थिएटर में। जी, आपको भी। ओम कपूर जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो आपकी शुरुआत हुई थी 1976 में जी। थिएटर में, उस समय का आपका अनुभव कैसा रहा और किस तरीके से माहौल हुआ करता था? उस वक्त 1976 में मैं आपको बता दूं कि कालिदास संग्रहालय के संस्थापक अनिल कुमार मुखर्जी के माध्यम से मेरा पदार्पण हुआ थिएटर की दुनिया में। 1976 के समय एक नाटक वहाँ हो रहा था, रावण, चतुर्भुज जी का लिखा हुआ। उस नाटक में मुझे एक छोटी सी भूमिका मिली, मंच पर जाने का मौका मिला। तब से आज तक मेरे मन में थिएटर के प्रति लगाव बढ़ता ही गया और मैं काम कर रहा हूँ। उस वक्त तो लोग शौकिया रूप से लोग थिएटर करते थे और जो भी लोग करते थे मन से करते थे, मेहनत से करते थे और साधन विहीन होने के बावजूद भी बहुत बढ़िया रंगमंच हुआ करता था। रियलिस्टिक नाटक से लोगों का जुड़ाव रहता था। लगता था कि कुछ जैसे अपनी आत्मा की बात मंच पे कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, दर्शकों से उनका अपना जुड़ाव बना रहता था। उन दिनों चूँकि पटना में रंगमंच तो बहुत ज़्यादा तौर से होता था और संस्थाएं भी बहुत सारी थी। उन दिनों सारे लोग मन से करते थे, एमेचर ग्रुप, शौकिया तौर पे। ओम कपूर जी, आपकी स्टोरी काफ़ी इंस्पिरेशनल है। मैं दर्शकों के खातिर आपसे ये जानना चाहूँगी कि पहले के दौर में जो थिएटर हुआ करता था, वो तकनीकी कमी की वजह से काफ़ी कठिनाई हुआ करती थी, लेकिन जो वो सादगी थी ना, वही उस थिएटर की खूबसूरती हुआ करती थी। लेकिन आज का जो दौर है, आज के दौर में आप टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, काफ़ी कुछ बदल गया है, तो लेकिन कहीं ना कहीं आप उस सादगी को महसूस करते हैं? बिल्कुल प्रज्ञा जी, स्थिति ये थी उन दिनों कि चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, थिएटर तो सब जगह होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। उन दिनों जो लोग शौकिया रंगकम से जुड़े हुए थे तो उनका नाटक के प्रति एक जुड़ाव बना रहता था, मन से, दिल से। और भले रंगमंच पर टेक्निकली लोग पुअर थे, फिर भी जो नाटक पेट्रोमैक्स पर होता था, जो लालटेन की रोशनी में होती थी गाँव में या शहरों में भी, वो बड़ा ही मन से और बहुत खूबसूरत तरीके से लोग नाटकों को पिरोते थे और मंच पे लाते थे। आज भले शहरों में जो नाटक का जो रफ्तार बढ़ा है, टेक्निकल रूप से हम लोग रिच हुए हैं, तो थोड़ी बहुत टेक्निकली तो हम लोग रिच ज़रूर हुए हैं, लेकिन जो गंध हमें आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जो पारंपरिक रूप से जो लोग थिएटर कर रहे हैं, आज वहाँ की खुशबू और शहर की खुशबू, दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। वो महसूस करना पड़ेगा आपको कि हम वहाँ की सौंधी मिट्टी की महक आज भी दर्शकों तक पहुँचा सकें। ओम कपूर जी, आपने ग्रामीण थिएटर की बात की, तो हम आपसे आपके एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहेंगे। क्या कुछ अनुभव रहा आपका ग्रामीण थिएटर करने के लिए? प्रज्ञा जी, ये बात उन दिनों की है, 1981-82 की बात है, जो मैं गांव में रहता था और मैं लगभग मैट्रिक का एग्ज़ाम मैं देने गांव पर गया था, वही तैयारी में कर रहा था। उन दिनों दशहरे के मौके पर एक नाटक में रोल करने का मौका मिला। खास करके महिला पात्रों की गाँव में बहुत कमी रहती है, कोई महिला पात्र मिलती नहीं है जिससे कोई कैरेक्टर करवाया जा सके। जो नाटक के डायरेक्टर थे, जिन लोगों ने उसकी तैयारी की थी, वो उन लोगों ने मुझे चुना कि भाई आपको ये कैरेक्टर करना है, महिला कैरेक्टर करना है। वो किसी डाकू का कैरेक्टर था, उसमें लड़की बनना था।
तो मैंने वो रोल किया, लड़की बना और लड़की बनकर डाकू का कैरेक्टर मैंने निभाया। तो मेरी इतनी अच्छी मैं मतलब दिख रहा था कि आम दर्शक जो थे उस वक्त, जो युवा पीढ़ी थे, वो लोग भ्रमित हो गए कि आदमी है कौन और कहाँ से आया है, जो इतनी अच्छी आवाज़ और इतनी खूबसूरती से ये महिला कैरेक्टर को कर रहा है। उनको पता नहीं था कि ये कोई लड़का कर रहा है, जैसा लगा कि कोई लड़की कर रही है, शहर से आई होगी। तो आपने इतने अच्छे अच्छे किरदार निभाए हैं कि वाकई बहुत काबिले तारीफ़ है। इसी बात पे एक छोटा सा क्लिप हम दिखाना चाहेंगे आपका, आधी रात का सवेरा। तो देखते हैं एक छोटा सा क्लिप। धन्यवाद, उपदेश देने के लिए धन्यवाद, लेकिन यही ना जान चाहिए मैं हूँ गरीब है लेकिन कमीना नहीं है, आपको उसके पैसे धूल भी नहीं है। भाभी, उसके लिए मैं नहीं आया हूँ। उस बूढ़े फुसक में क्या तुमने देखा? न रूप है, न सूरत है, न शकल है, और फिर उसमें तुम लट्ठी हो गई हो। अरे सुहागी, एक बार माफ कर दे, एक बार माफ कर दे। देखो, मैं सोने चांदी से तुझे ला दूंगा। अरे भाड़ में गया आपका सोना, मुझे तो आपके सोने से घिन आती है। वाकई? हाँ। अरे आपकी कैसी, ये परमात्मा की कैसी घिनौनी सूरत है। आईने में जाकर के अपनी शक्ल देखिए, महंगा पारिज है, वैसे मिले तो क्या 7 जन्म कुर्बान है। सुहागी, कोई भी अपना दही खट्टा नहीं करता है। हाँ? अभी हमने देखा आधी रात का सवेरा की एक छोटी सी झलकी। अभी हम बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं ओम कपूर जी के साथ। ओम कपूर जी, हम बातचीत कर रहे थे थिएटर के बारे में। आपने थिएटर के साथ आपने एक मूवी भी की जो आपको ब्रेक मिला 1984 में, प्रकाश झा जी की दामुल। उसमें आपके अभिनय को काफ़ी सराहा गया। जी बिल्कुल। तो मैं जानना चाहूँगी उसके एक्सपीरियंस के बारे में। दामुल का जो दौर था 84 का दौर था। उस वक्त प्रकाश झा की दामुल के पहले एक फिल्म आई थी हिप्पी फुरे जी। उसके बाद दूसरी फिल्म इन्होंने शुरू की दामुल। उसमें पटना के मैक्सिमम रंगमंच के कलाकार जुड़े हुए थे। ऑडिशन लिया था, उस ऑडिशन में मैं भी शामिल था और संयोगवश मुझे चुन लिया गया और मैं भी गया उनके साथ शूटिंग में। मोतिहारी छपवा में 1 महीने तक हम लोग छपवा में रहे और दामुल की कहानी जो थी वो ग्रामीण परिवेश थी। उसमें सारे कलाकारों का बाल मुड़ दिया गया था, हरिजन बना दिया गया था। कोई लुंगी पहने हुए है, कोई गंजी पहने हुए है, कोई खुला बदन है। उसमें एक मुखिया का पोता का कैरेक्टर उसको दिया गया था। काफ़ी अहम भूमिका थी हमारी, जो बहुत ही त्रस्त फैमिली से था, गरीब परिवार से था और पूरा तनाव बना हुआ था पूरी फिल्म में। कहानी ही कुछ इस तरह का तना बना बुना हुआ था। उच्च वर्ग और मध्य वर्ग की कुछ कहानी थी इस तरह की। तो ऐसा चरित्र हमको जीने का मौका मिला। बहुत खूब। तो ओम कपूर जी, आपने बात की प्रकाश झा की मूवी जिसमें दामुल में आपने अभिनय किया। आपके अगर निजी ज़िंदगी के बारे में बताना चाहूँ तो हमने सुना है कि आप अखबार भी बेचते हैं। तो किस तरीके से तालमेल बैठाते हैं आप? आपने मूवी भी की, आप थिएटर भी करते हो, तो इस तालमेल की कहानी के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा प्रज्ञा जी। एक्चुअली मैं थिएटर मैं अखबार तो बचपन से ही बेच रहा हूँ। पेपर हॉकिंग का काम पिताजी के माध्यम से विरासत में मिली है मुझे। मैं बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ और आर्थिक रूप से बहुत तंगी थी हमारे फैमिली में। पिताजी ने मेरी उच्च श्रृंखलता को देखते हुए उन्होंने अनिल कुमार मुखर्जी के सानिध्य में भेज दिया। वहाँ जाने के बाद मैं जैसे जैसे मेरी बुद्धि, जैसे जैसे मेरा शरीर बढ़ता गया, एक रंग कर्म के प्रति मेरा लगाव बढ़ता गया और धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई एजुकेशन के बारे में भी हमको जानकारी मिली कि भाई थिएटर करना है या कुछ भी करना है तो जीवन में एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। ये संस्कार हमको वहाँ से डेवलप हुआ। और थिएटर यदि मैं नहीं करता तो शायद सड़कों पे मैं कुछ भी साग सब्जी आलू भंटा कुछ भी मैं बेचता होता। लेकिन थिएटर ने एक संस्कार दिया मुझे, एक भाषा दी, एक शैली दी और उसी शैली और उसी भाषा का ये कारण है कि आज मैं MA LLB कर गया और मैं थिएटर की दुनिया में मैंने अपनी एक पहचान बनाई। अखबार में आज भी बेचता हूँ, आज भी घर घर डोर डोर जाकर के मैं लोगों की सेवा करता हूँ। तो वो अपनी जगह है और थिएटर अपनी जगह है। लेकिन लोग जो क्रेता होते हैं हमारे, जो हमारे ग्राहक होते हैं, वो इस बात को समझते हैं, अपने घरों में बैठा कर चाय पिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं और उनके लिए बहुत ही गर्व की बात होती है कि एक रंगकर्मी, एक फिल्म में काम करने वाला एक अभिनेता हमारे यहाँ आकर के चाय पानी कर रहा है और मेरे साथ बैठ रहा है और मेरे यहाँ अखबार देता है। तो बड़े गर्व की बात महसूस करते हैं और हमारे ग्राहकों से बड़ा ही प्यार और श्रेय मिलता है। मैं उन सारे ग्राहकों को धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। बिल्कुल ओम कपूर जी, आपने
जो अपनी स्टोरी आप अपनी बता रहे हो और दर्शकों के लिए काफ़ी ज़रूरी है, जो कलाकार बनना चाहते हो, जो क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी क्षेत्र को चुनिए, लेकिन आप अपने एजुकेशन को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि वो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप किसी भी क्षेत्र में मुकाम हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने ओम कपूर जी। बातचीत को और आगे बढ़ाना मैं चाहूँगी। आप कॉमेडी की तरफ आप ज़्यादा आपका रुझान है, आप कॉमेडी की ओर ज़्यादा आप थिएटर करते हो। किस तरीके से तालमेल बैठाते हो? क्या ये बहुत कठिन है कॉमेडी करना या आपके लिए आसान है? देखिए, किसी को हंसाना तो सही में कठिन है, कठिन प्रक्रिया है, लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि आप किस चरित्र को निभा रहे हैं, कैसे निभा रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और कैरेक्टर का क्या डिमांड है। यदि आपको हास्य भूमिका मिल जाए तो उसको किस तरह से हम एक्सप्रेस करेंगे, शब्दों का क्या संचयन लेखक ने किया है, उस हिसाब से आपको एक्सप्रेशन देना पड़ता है। और यदि सीरियस प्ले करते हैं, सीरियस कैरेक्टर करते हैं, तो वो भी कैरेक्टर के हिसाब से ही आपको एक्सप्रेस करना पड़ता है। क्योंकि मैं कलाकार हूँ तो मैंने कई तरह के चरित्र निभाए हैं, कॉमेडी भी किया है और सीरियस भी किया है, ये तो डिमांड की बात है। आषाढ़ का एक दिन में भी मैंने काम किया है, अंधा युग में भी मैंने काम किया है, कई तरह की भूमिकाएँ करने का मौका मिला है। आपने लोहा सिंह नाटक का नाम सुना होगा, जो रेडियो पे काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था, जिससे महाभारत की लोकप्रियता थी। उस तरह से 1962 के दशक में गांव में खेती गृहस्थी करने वाले किसान लोहा सिंह नाटक सुनते थे। उस नाटक को मैंने मंचीय बनाया है और मैं उसमें एक बुलाकी का कैरेक्टर नहीं, खदेरन लोहा सिंह के साला का कैरेक्टर मैंने किया है। मैंने खुद उसको परिमार्जित कर, संशोधित कर, मैंने उसको मंचीय बना करके मैंने किया है कालिदास रंगालय में। बिल्कुल। अभी हम बात कर रहे हैं नाटकों के बारे में ओम कपूर जी के साथ, तो इसी बात पे आज हम आपको दिखाते हैं एक छोटी सी झलकी, पैसा बोलता है। तो देखते हैं एक छोटा सा क्लिप। क्या हुआ? तारा, मुझे छोड़ दो, मुझे अकेला ही रहने दो। ला, सफाई हम कर देते हैं। छोड़ दो, छोड़ दो। कौन आया है पंचू? नौकरानी आई थी मौसी, वो चली गई झाड़ू लेकर। लेकिन मुझे तो घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। ये बता, किसने बजाई है ये घंटी? मुझे क्या मौसी? अरे कोढ़ फूटे, जो दरवाजा खटखटाते नहीं, सीधा घंटी बजाते हैं। अरे तू मुझे ये बता, ये घंटी बजने का बिल नहीं आता क्या? और कौन भरेगा इसका बिल? पता नहीं कौन पागलों की तरह घंटी बजा रहा है। देख तो कौन आया है। अरे जाना, मुंह फाड़ के क्या खड़ा? अभी देखता हूँ। अबे कौन घंटी बजा रहा है? मौसी, मौसा जी आए हैं। अरे गधा, तो खोल ना दरवाजा। खोल दो। हाँ हाँ जा, मूर्ख कहीं का। आइए आइए मौसा जी आइए। मौसा जी, मौसी ने कहा था इसीलिए। मौसी जी ने कहा था। अरे बदमाश पानी आराम है, जाकर देख कुछ खाना खा लिया कि नहीं। तो अभी हमने देखा पैसा बोलता है कि एक छोटी सी झलकी। इसी पे हम बात करेंगे ओम कपूर जी के साथ। इस नाटक के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। पैसा बोलता है नाटक बहुत पुराना नाटक लिखा हुआ है, रमेश मेहता का, 30-40 साल पहले का लिखा हुआ है और पटना रंगमंच पे कई लोगों ने किया भी है। लेकिन इस बार मैंने उसको अपने तरीके से किया है, अपने तरीके से डायलॉग मैंने संशोधित करके लिखा है। पैसा बोलता है कि जो मूल आत्मा है, मूल कहानी जो है, वो एक ऐसे परिवार से जुड़ा हुआ है जो लालची है और पैसे का लालची है पूरा परिवार। एक वृद्ध व्यक्ति है, उसके 2 बेटे हैं, पत्नी है और घर में एक दूर दराज का एक नौकर है। नौकर उस परिवार को अपने परिवार की तरह रखता है, मानता है, घर का काम करता है। उस बुजुर्ग व्यक्ति को मौसा कहता है, बुजुर्ग महिला को मौसी कहता है। घर में एक नौकरानी भी है, दोनों नौकर और नौकरानी मिलकर घर का काम करते हैं। लेकिन ये लोग इतना न घर में परिवार में उसको शोषित करता है, मेंटली फिजिकली हरास करता है कि ये दोनों परेशान रहते हैं। खास करके नौकर, जिसका नाम पंचू है, वो पंचू का कैरेक्टर मैं करता हूँ। ज़्यादा ये लोगों ने घर में पंचू ये कहा है, पंचू छड़ी कहाँ है, पंचू मेरी साड़ी में प्रेस हो गई, पंचू मेरे जूते कहाँ है, पंचू मेरा टाई कहाँ है। मतलब घर का काम उठाते उठाते पंचू परेशान रहता है। इसी बीच में बाहर का एक व्यक्ति आता है और कहता है, पंचू आज तक मैंने जो लॉटरी की टिकट ली अपने नाम से ली थी वो कभी निकली नहीं, लेकिन एक दिन मैंने तुम्हारे नाम से लॉटरी की टिकट ले ली है, वो निकल गया। 1 करोड़ की लॉटरी है, वो ये टिकट है, तुम इसे रखो और जब वो कभी आएंगे तुमको लेकर चलेंगे पैसे।
बजाएंगे। जब घर वालों को पता चलता है, मौसा मौसी को, उसके भाइयों को, कि इसको 1 करोड़ की लॉटरी निकल गई है, तो पैसे के लोभ में इनका बर्ताव बदल जाता है पंचू के प्रति, और ये लोग उसको घर का मेंबर बनाने लगता है। एक भाई कहता है कि तुम तो मेरे बड़े भाई हो, एक कहता है कि तुम तो मेरे बड़े भाई हो, मौसी कहती है तुम तो मेरे बेटे हो, बेटे तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे तो क्या करोगे? एक भाई कहता है कि तुम बिजनेस में लगा दो, एक भाई कहता है कि तुम फिल्मों में प्रोड्यूसर बन जाओ, मैं तुमको हीरो बना दूंगा। बाप कहता है कि बेटा ये पूरा मकान ले लो तुम, माँ कहती है कि बेटे तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। ये पैसे का लोभ इन लोगों को कितना अंधा बना देता है, इस कदर अंधा बना देता है कि पता चलता है कि आधुनिक युग में लोग कैसे जीवन जी रहे हैं पैसे के लिए। पैसे की होड़ में इंसानियत मर चुकी है, भावनाएं मर चुकी हैं। इस नाटक की मूल आत्मा यही है। बाद में पता चलता है, दूसरी एंट्री जब होती है बाहर वालों की, तो पता चलता है कि वो लॉटरी का टिकट तो इसके नाम से था ही नहीं, मिला ही नहीं, वो दूसरे के नाम से था। अब जैसे जानकारी होती है घर वालों को कि पैसा नहीं मिला इसको, वो गलत नंबर था, गलत लोगों को मिला, अब इसको फिर से मारना पीटना लोग शुरू करता है, फिर से प्रताड़ित करता है, फिर से वही कहानी, फिर से वही दिनचर्या। परेशान हो जाता है। घर की नौकरानी का इसके प्रति सिंपैथी रहती है। परेशान हाल में इन द लास्ट टाइम जब नाटक क्लाइमेक्स पर आता है तो बाहर वाला व्यक्ति आता है और कहता है कि पंचू, अब की बार तुम्हारे नाम से सही में 2 करोड़ की लॉटरी लग गई है, ये रहा लॉटरी की टिकट, और चलो मेरे साथ इसको बजाने के लिए। जब सारे लोगों को पता चलता है कि सही में इसके नाम से लॉटरी लग गई है, तो ये लोग हतप्रभ हो जाते हैं और पुनः उसको रोकने की कोशिश करते हैं। वहीं पर पंचू कहता है, पैसा पैसा पैसा। मौसा जी, आपको पैसे की जरूरत है, बड़े भाई को फिल्म बनाने की जरूरत है, और ये भैया को बिजनेस करने की जरूरत है, और आपको बेटी की शादी की जरूरत है। लेकिन आपने कभी मेरी भावनाओं को नहीं देखा, मेरे अंदर के जज्बात को नहीं परखा। पैसा पैसा पैसा, कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए एक आम आदमी को खाने के लिए, जीने के लिए कितना रुपया चाहिए? अरे इतना भी हैवान मत बन जाओ कि इंसानियत की भावनाएं ही मर जाए। आप अपना घर रखिए, मैं चलता हूँ, चलते वक्त इतना जरूर कहूँगा कि आप लोग खुश रहिए, सुखी से रहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। पैसा 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 बोलता है मौसा जी, पैसा बोलता है। चलो तारा, चलो निकलो यहाँ से। ओम कपूर जी, आपका अभिनय वाकई में बहुत उम्दा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं अभी आपका ये अभिनय देख करके। बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे। और आपने अभिनय भी तो आप बहुत उम्दा करते हो, आप निर्देशन भी करते हो। तो एज अ निर्देशक आप जो टॉपिक चूज़ करते हो एक नाटक के लिए, तो किस बात को ध्यान में रखते हैं आप? सबसे पहले एक डायरेक्टर को, निर्देशक को आलेख की समझ होनी चाहिए। जिस लेखक का भी आलेख आपने चूज किया है, नाटक चूज किया है, उसकी आत्मा क्या है और इसका मैसेज क्या है। आप समाज को क्या देना चाहते हैं? समाज को सुखद संदेश देना चाहते हैं या दुखद संदेश देना चाहते हैं? कोशिश ये होनी चाहिए कि समाज को एक गुड मैसेज जाए। जो हमारी पीढ़ी पनप रही है उस तक एक मैसेज बढ़िया जाना चाहिए। ये नाटक की मूल जो कथा होनी चाहिए, मूल जो उद्देश्य होना चाहिए, हर कहानी में, हर नाटक में ऐसा ही होता है। जैसे आप फिल्मों में देखते हैं मार धार ग्लैमर, तो कुछ वैसी बात नहीं होनी चाहिए। फिल्मी दुनिया है, नाटक शुद्ध रूप से साहित्य है और मिट्टी से जुड़ा हुआ ये होता है। इसलिए एक डायरेक्टर को, एक निर्देशक को उसकी आत्मा की पकड़ होनी चाहिए। और ये पकड़ तब होगी जब आप एजुकेशनल रूप से रिच रहेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे। आप पढ़िए ना, आप राम वृक्ष बेनीपुरी को पढ़िए, आप शिवपूजन सहाय को पढ़िए, महादेवी वर्मा को पढ़िए। आप साहित्य पढ़िएगा नहीं और नाटक करने चल दीजिएगा तो लोग समझ लेते हैं, आज की युवा पीढ़ी समझते हैं कि सबसे आसान है काम नाटक करना। चलो भाई कहीं कुछ जॉब नहीं मिला तो नाटक कर लो। ऐसा नहीं है। नाटक एक सबसे कठिन विधा है, संगीत सबसे कठिन विधा है, और ये वही कर सकता है जिस पर ईश्वर की असीम कृपा बनी रहे। असीम कृपा तभी बनेगी जब आप मेहनत करेंगे। वो आपके संस्कार पर डिपेंड करता है, आपका घर से, परिवार से कैसा संस्कार मिला है। कुछ भी संस्कार मिला है, कम से कम यार पढ़ाई लिखाई तो ज़रूरी है ना, एजुकेशन ज़रूरी है। किसी भी क्षेत्र में जाइए, एजुकेशन आपको कल्चर बनाता है। एजुकेशन नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पढ़िए, पढ़ करके ही थिएटर कीजिए।
बिल्कुल ओम कपूर जी, आप बहुत उम्दा मैसेज दे रहे हैं हमारे दर्शकों को कि आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, शॉर्टकट बिल्कुल नहीं चलेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बात को और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आपसे कि आपने सिनेमा भी किया है, आपने टेलीविज़न भी किया है और आपने थिएटर तो आप करते ही हो, तो कैसे आप देखते हो इन तीनों में क्या कुछ सिमिलैरिटीज़ है और क्या डिफरेंसेस हैं? देखिए, थिएटर और फिल्मों में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। थिएटर जो है वो लाइव मीडिया है, वन टेक मीडिया है। वो आप मंच पे कोई भी परफॉर्म करते हैं तो एक बार जो मुंह से निकल गया वो निकल गया, दोबारा लौट के आएगा नहीं। लेकिन फिल्मों में है कि रीटेक पर रीटेक, रीटेक पर रीटेक, ये टेक्निकल विधा है, वो अलग चीज़ है। मंच पर आपको कुछ भी परफॉर्म करने के लिए उसके कैरेक्टर को जीना होगा, आपकी मेमोरी पावर को शार्प रखनी पड़ेगी। एक कलाकार के लिए 4 तत्व का होना ज़रूरी होता है। HERO, H से होता है हीरो, हीरो H मतलब हेल्दी, फिजिकल हेल्दी, इकोनॉमिकल हेल्दी, मेंटल हेल्दी, ये आपको होना होगा। E से एजुकेशनल, एजुकेशन शैक्षणिक रूप से आपको मजबूत होना होगा। R से रिच होना होगा, रिच का मतलब एजुकेशनल रिच, फिजिकल रिच, इकोनॉमिकल रिच, मेंटल रिच। O से ऑब्जर्वेशन, आपकी कल्पनाशीलता मजबूत होनी चाहिए, अनुकरणशीलता मजबूत होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, अनुकरणशीलता नहीं होगी, इन चारों में से कोई भी एक तत्व नहीं रहेगा तो आप अभिनय नहीं कर सकते हैं। अभिनय करने के लिए चारों तत्वों का होना ज़रूरी होता है। जितनी बढ़िया, जितनी ज़्यादा, जितनी अच्छी तरीके से आपकी कल्पना शक्ति रहेगी, अनुकरणशीलता होगा, उतना बढ़िया आप एक्ट कर पाएंगे। एक भिखमंगे का कैरेक्टर करना है तो आपको भिखमंगे का चरित्र में जाना होगा, देखना होगा सड़क पे कैसे लोग भीख मांगता है, भिखारी का क्या आवभाव होता है, उसका क्या चरित्र है, उसके अंदर घुस कर देखना होगा और उसको मेमोरी में ला करके उसके अनुकरणशीलता आपको करनी होगी, अनुकरण करना होगा, तभी आप उस कैरेक्टर को जी सकते हैं। चाहे कोई भी कैरेक्टर हो, रावण का कैरेक्टर करना हो, राम का कैरेक्टर करना हो, लक्ष्मण का करना हो, आपको उसके इतिहास को देखना होगा, उसकी पृष्ठभूमि को देखना होगा, उस चरित्र का जो निर्माण है उसको इर्द गिर्द आपको घूमना होगा, उसको ऑब्जर्व करना होगा। जितना बढ़िया ऑब्जर्वेशन आपका होगा उतना ही बढ़िया आप कोई कैरेक्टर को जी सकते हैं, उसके अंदर जा सकते हैं। सोल ऑफ थिएटर, हमारे अनिल कुमार मुखर्जी हमारे गुरुदेव थे, उन्होंने कहा था कि थिएटर क्या है, सोल है। सोल ऑफ थिएटर मतलब आप अपनी आत्मा को निकालकर दूसरे की आत्मा को आत्मसात करते हैं। जैसे ही आप मंच पे जाते हैं और किसी भूमिका को आप करते हैं, उस वक्त आप अपने को आपकी आत्मा डेड हो जाती है, आपके अंदर वो कैरेक्टर की आत्मा प्रवेश कर जाती है, उस कैरेक्टर को आप जीते हैं और तब आप बढ़िया एक्ट कर पाते हैं। जैसे आप मंच पर रहिएगा और लगेगा कि नहीं ये तो मैं हूँ, तो मैं हूँ, तो आप कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको उस कैरेक्टर में इन करना होगा, उसकी आत्मा में इन करना होगा। ओम कपूर जी, आपने कई नाटकों में काम किया है, कोई ऐसा नाटक जिसका संवाद आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारे यहाँ 1962 के दशक में लोहा सिंह नाटक रेडियो पर बजता था। उस नाटक को मैंने मंचीय बनाया है और मंच पर मैंने अभिनय भी किया है। उसमें बुलाकी का एक चरित्र है जो लोहा सिंह का साला का चरित्र है, उसकी शादी नहीं होती है, उसका संवाद मैं आपको सुना रहा हूँ। बहनिया, काबुल के मोर्चा वालू के कतहु जाए के बा, हमर बियाह के बतिया ना बतिया बुतहु कतहु निकल जाइए। अरे मार बहनी रे, अरे तोरा बियाह के लागल बा, तोर बियाह के बतिया सुनते हुआ गया बैताल हो जालन तो हम का करी। बहनिया, अबे बियाह के रहल नहीं जात, खाइल पियल हाथ नहीं के, दिन के दिन रात के रात हमरा एकदम मन नहीं के लागत, ऊपर के सास ऊपर है और नीचे के सास नीचे लटक गइल बा। तो ये संवाद था बुलाकी का। बहुत खूब ओम कपूर जी, आपने जो ये संवाद बोला हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए बहुत शुक्रिया। अगर हम बात करें कलाकार की, एक कलाकार, आपने सोल की बात की, कलाकार की मेहनत की बात की, लेकिन अगर हम आज के टाइम की बात करें, आज के टेक्नोलॉजी भरी समय की बात करें, तो जो सिनेमा है और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसमें थिएटर को काफ़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। तो इसको किस रूप से देखते हैं? क्या ये हर कलाकार के लिए ज़रूरी है कि इसमें भी वो आगे आएँ? क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? आज हम लोग 21वीं सदी में प्रवेश कर गए हैं। आज हम लोग बहुत आगे टेक्निकल रूप से चले गए हैं, स्ट्रांग हो गए हैं। हमारे यहाँ बिहार से बहुत सारे बम्बई में आज स्ट्रगल कर रहे हैं, 55% से एबव लोग हैं जो आज रंगमंच से जुड़े हुए हैं, रंगमंच करते हुए आज फिल्मों में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है,
मनोज वाजपेयी हो या पंकज त्रिपाठी हो, हमारे यहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ख्याति प्राप्त की है। इसके पीछे उनका जो योगदान रहा है वो थिएटर का योगदान रहा है। उन्होंने थिएटर को ही बेस बना करके फिल्मों में स्ट्रगल किया है, आज ब्रेक आज उनको मिला हुआ है। तो पहले के ज़माने में जब देवानंद, धर्मेंद्र और राजकुमार हुआ करते थे उस वक्त भी संघर्ष था, लेकिन उस वक्त संघर्ष में आज के संघर्ष में अंतर है। अंतर ये है कि उस वक्त आयाम बहुत छोटा था, मतलब कि संघर्ष था लेकिन आयाम छोटा था। आज के दौर में भी संघर्ष है लेकिन आयाम बहुत ज़्यादा है। डिजिटल आयाम जो है आज बढ़ गया है। लोगों के सामने सीरियल है, आपको मैथोलॉजिकल है, हिस्टोरिकल है, सोशल है, बहुत सारे ऐसे सीरियल्स बन रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग काम कर रहे हैं, खासकर बिहार के तो पूरा बिहारी मुंबई में पहुंच करके वहाँ लोग संघर्ष कर रहे हैं, वो लोग काम भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सीरियल में हैं, बहुत सारे लोग फिल्मों में काम कर रहे हैं। आज प्लेटफॉर्म बढ़ गया है डिजिटलाइजेशन होने के चलते, लेकिन इसमें अहम भूमिका जो है वो थिएटर का है। यदि आप थिएटर नहीं करेंगे तो कहीं भी आप सक्सेस नहीं होंगे। धन्यवाद ओम कपूर जी, मुझे खुशी है कि आपकी इस जो जर्नी है उसको हमने साझा किया और उम्मीद है कि आपकी जो ये यात्रा है थिएटर की वो और ऊंचाई तक पहुंचे। इसी आशा के साथ मुझे दीजिए धन्यवाद। जी आपका भी धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे ओम कपूर जिनके साथ हमने साझा किए उनके अनुभव। अभी फ़िलहाल वक्त हो चुका है आपसे अलविदा लेने का। मिलेंगे अगले अंक में एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।